सास बिना ससुराल में गरीब बहू बनी रानी। तेज धूप में गांव के कोने पर खड़ा पानी का टैंकर, उसके सामने लंबी लाइन लगी होती है। हर किसी के हाथ में बाल्टी और डिब्बे होते हैं। धक्का मुक्की, चिल्लाहट और बेचैनी साफ दिखाई देती है। उसी लाइन में नेहा भी खड़ी होती है, पसीने से तरबतर होती है। अरे ओ लड़की, ये मेरी जगह है, तू यहाँ कैसे खड़ी हो गई? आंटी, पानी तो सबको चाहिए, आप लग जाओ लाइन में, इसमें लड़ने की क्या बात है? बहुत तेज बन रही है, गरीब होकर भी आकर देखो इसकी। जल्दी करो, पानी खत्म हो जाएगा। नेहा किसी तरह अपना बर्तन भरती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। नेहा जैसे ही घर पहुंचती है, कच्चे घर के अंदर उसकी मां मधुबाला को तेज खांसी का दौरा पड़ रहा होता है। घर में गर्मी इतनी होती है कि सांस लेना मुश्किल लग रहा होता है। मम्मी, ये क्या हालत बना रखी है आपने? नेहा जल्दी से पानी का गिलास भरकर मधुबाला को देती है। मम्मी, मैंने कहा था ना आपसे, दवाई ले लो। बेटा, दवाई ले लूंगी, पहले खाना बनाना है, तेरे पापा भी आते होंगे। मम्मी आप बैठ जाओ, मैं बना लूंगी खाना। नेहा गरम रसोई में खाना बना रही होती है। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा होता है। घर में ना पंखा है, ना कोई सुविधा। अगर मैं ठीक होती ना तो बाहर जाकर काम कर लेती। अब सारा बोझ तेरे पापा पर है। मम्मी, आपको और पापा को काम करने की क्या जरूरत है? काम तो मुझे करना चाहिए। तो वो हमारी इकलौती बेटी है, क्या हम तुझसे काम करवाएंगे? मम्मी, लड़कियां काम नहीं करती क्या? वो सिर्फ घर संभालने के लिए थोड़ी होती हैं। तभी दरवाजा खुलता है और प्रीतम जी काम से थके हुए घर आते हैं। उनके कपड़े पसीने से भीगे होते हैं। पापा, पानी लीजिए। नेहा उन्हें पानी देती है और हाथ के पंखे से हवा करने लगती है। पापा, आप कितनी मेहनत करते हो, देखो कितना पसीना आ रहा है। मेरी प्यारी गुड़िया मेरा कितना ध्यान रखती है। अगली सुबह मधुबाला घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी। पास में खड़ी औरतें धीरे धीरे ताने मार रही होती हैं। एक ही लड़की है बेचारी की, शादी कैसे करेंगे? इन्हें तो 2 टाइम की रोटी खिला ले, शादी में क्या देंगे? पता नहीं लड़की का नसीब कैसा होगा। मधुबाला चुपचाप से ये सब सुनती रहती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरवाजे के पीछे खड़ी नेहा सब सुन लेती है। नेहा कमरे में अकेली खड़ी होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। आज लोग मेरे हालात पर हंस रहे हैं, पर एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग मेरी किस्मत की मिसाल देंगे। रात को पूरा परिवार एक छोटे से कमरे में बैठा होता है। गर्मी से सब परेशान होते हैं, हाथ के पंखे से हवा कर रहे होते हैं। आज भी काम कम मिला, पता नहीं कब हालात ठीक होंगे हमारे घर के और हमारे। बस भगवान से यही दुआ है, हमारी बेटी की जिंदगी हमसे बेहतर हो। नेहा चुपचाप दोनों को देखती रहती है। अगली सुबह गांव के खेतों में धूप फैल रही होती है। मिट्टी से सने खेतों के बीच प्रीतम फावड़ा चलाते हुए मजदूरी कर रहे होते हैं। पसीना उनके चेहरे से टपक रहा होता है। कपड़े धूल और पसीने से भीगे होते हैं। बस भगवान, आज इतना कमा लो कि घर में 2 वक्त की रोटी आ जाए। दिन भर की मेहनत के बाद जैसे तैसे कुछ पैसे मिलते हैं। घर में ना फ्रिज है, ना कोई सुविधा। कई बार बचा हुआ खाना खराब हो जाता है और उन्हें भूखा सोना पड़ता है। दूसरी ओर शहर में एक बड़ा और शानदार घर, हर कोने में सुविधा, साफ सफाई और रौनक। लेकिन इस घर में यहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं, करीब 10 लोग। कोई किचन में खाना बना रहा होता है, कोई झाड़ू पोछा कर रहा होता है, कोई ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। अरे भाई, आज ये चाय किसने बनाई है? इतनी कड़वी क्यों है? सीख जाओ सब, बहू का भाई की पता नहीं। सब हंसते हैं और धीरे धीरे तैयार होकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अगले दिन सभी मर्द अच्छे कपड़े पहनकर राघव के लिए लड़की देखने जाते हैं। लड़की का घर साफ सुथरा होता है। भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए। अरे क्या बात हो गई? हम अपनी बेटी की शादी आपके घर नहीं कर सकते। आपके घर में कोई औरत तो है नहीं। इतने सारे मर्दों के बीच हमारी बेटी कैसे रहेगी? माहौल एकदम शांत हो जाता है। हमें डर है, इसका असर हमारी बेटी पर ठीक नहीं पड़ेगा, इसीलिए आप हमें माफ कर दीजिए। मोहन जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं। सब लोग मायूस होकर वापस घर लौट आते हैं। शाम को घर का ड्राइंग रूम, सभी मर्द चुपचाप बैठे हैं। माहौल भारी होता है। राघव, क्या करें? तेरे तो हर जगह रिश्ते कैंसिल हो रहे हैं। पापा, आप इतना ट्राई क्यों कर रहे हो? जब सही लड़की मिलेगी तब शादी हो जाएगी। हाँ भाई, राघव सही कह रहा है। आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? तभी मोहन जी अचानक सोच में पड़ जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो। विक्की, तुझे याद है मेरा एक दोस्त था प्रीतम? हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा याद है। आप गांव में उसके साथ खेला करते थे। हाँ, उसकी एक बेटी भी थी, छोटी थी। अब तो राघव की उम्र की हो गई होगी। मैं बेकार में इतना टाइम वेस्ट कर रहा था, मुझे सीधे उसी के पास जाना चाहिए था।
लेकिन भाई अगर उन्हें भी पता चल गया कि हमारे घर में कोई औरत नहीं है तो वो भी मना कर देंगे। वो मेरा सच्चा दोस्त है, वो ऐसा नहीं करेगा, मेरे साथ मुझे यकीन है। भाई देख लो, रिस्क लेने से पहले प्लानिंग कर लो। ऐसा करते हैं उन्हें ये नहीं बताते कि हमारे घर में कोई सास या औरत नहीं है, तभी बात बनेगी। राघव ये सुनकर थोड़ा असहज हो जाता है। पापा, अगर किसी लड़की को एडजस्ट करना होगा तो वो कर ही लेगी, लेकिन इतने बड़े रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करनी चाहिए। कुछ पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। बेटा, कभी कभी सही रिश्ते जोड़ने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। अब हमारे पास यही आखिरी ऑप्शन बचा है, और वहां पर कोई भी जाकर सच्चाई नहीं बताएगा। समझ गए सब? अगली सुबह मोहन जी अपने पूरे परिवार के साथ उसी गांव पहुंचते हैं जहां नेहा रहती है। गाड़ियां कच्चे रास्तों से गुजरती हुई एक छोटे से टूटे फूटे घर के सामने रुकती हैं। घर के अंदर तेज गर्मी, टीन की छत के नीचे घुटन भरा माहौल, न पंखा न ठंडी हवा। सब लोग पसीने से परेशान बैठे होते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे मोहन! प्रीतम जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने खड़े अपने पुराने दोस्त को देखकर वो भावुक हो जाते हैं और तुरंत गले लग जाते हैं। मेरे भाई, मेरा यार, कहाँ था तू इतने सालों से? अरे भाई, मैं तो यही था जहां तू मुझे छोड़कर गया था। शहर तो तू गया था। तू बता, सब कैसा है और इतने सालों बाद कैसे याद आई? मोहन जी और उनका पूरा परिवार घर के अंदर बैठता है। गर्मी इतनी होती है कि सब लोग पसीना पोंछते रहते हैं और कोई कुछ कहता नहीं है। भाई, जब से इस गांव और तुझसे दूर गया था, जिंदगी जैसे अधूरी हो गई थी, लेकिन आज मैं खुशखबरी लेकर आया हूं। पहले बैठ, आराम से बता। तुझे पता ही है कि हम बचपन से कितने करीब थे। साथ में खेती की, गांव की गलियों में क्रिकेट खेला। अब मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। सब लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। मैं अपने बेटे राघव का रिश्ता तेरी बेटी नेहा के लिए लाया हूं। अरे भाई, तू तो शहर जाकर बड़ा आदमी बन गया है, तुझे तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। अरे पागल, नेहा को मैं बचपन से जानता हूं। वो मेरी भी बेटी जैसी है और बहुत संस्कारी है। मुझे हमेशा से नेहा बहुत अच्छी लगती थी। तभी मधुबाला धीरे से सवाल करती है। भाई साहब, भाभी कहाँ है? वो क्यों नहीं आई आप सबके साथ? इतने बड़े फैसले में उनका होना जरूरी है। एक पल के लिए माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। मोहन जी झूठ बोलते हैं। हाँ भाभी जी, बस उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, इसलिए ज्यादा बाहर नहीं निकलती। प्रीतम और मधुबाला एक दूसरे को तरफ देखते हैं और फिर सिर हिला देते हैं। भाई, जैसे तुझे ठीक लगे, हमें मंजूर है। मोहन जी तुरंत प्रीतम का हाथ पकड़ लेते हैं। तू शादी के खर्चों की चिंता मत करना, सब मैं संभाल लूंगा। नहीं भाई, जितना हमसे होगा हम करेंगे, तू सारा बोझ अपने ऊपर मत ले। अरे ये दोनों मेरे बेटा बेटी हैं, मैं ये सब अपनी खुशी से कर रहा हूँ। दोनों दोस्त गले लग जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद नेहा के घर में हल्दी का फंक्शन होता है। छोटा सा घर, लेकिन खुशी और रंगों से भरा हुआ। आस पड़ोस की औरतें, रिश्तेदार सब गाना गा रहे होते हैं। नेहा बेटी, ससुराल जाकर सबको अच्छे से संभालना, सास ससुर का हमेशा ध्यान रखना, लेकिन इतना भी काम मत करना कि लोग तुम्हें भाव देना ही बंद कर दें। सब हंस पड़ते हैं और नेहा हल्की मुस्कान के साथ सबकी बातें सुनती है। रात को नेहा के हाथों में खूबसूरत मेहंदी लग रही होती है। चारों तरफ गाना, हंसी और खुशी का माहौल होता है। बेटा, यहाँ तो हम तेरे माता पिता हैं ही, लेकिन वहाँ सास ससुर भी तेरे माता पिता जैसे होंगे। तुझे उनका ख्याल हमारी तरह ही रखना है, उनके हर सुख दुख में साथ देना है, वही तेरा असली घर होगा। मम्मी, सारे संस्कार आपने दिए हैं, मैं कभी आपका नाम नीचे नहीं होने दूंगी। जो जो आपने मुझे सिखाया मैं हमेशा वही करूंगी। बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शाम को बड़े से घर के बाहर रोशनी, फूलों की सजावट और हल्का सा डीजे म्यूजिक बज रहा होता है। दरवाजे के सामने पूरे घर के 10 मर्द लाइन में खड़े होते हैं, थोड़े कंफ्यूज लेकिन चेहरे पर खुशी। अरे ऐसे ही करते हैं ना गृह प्रवेश? हाँ भाई, जो आता है वही सही है। अरे बस बहू को अंदर लाना है, तरीका अपना ही बना लेते हैं। एक तरफ विक्की चावल का कटोरा लेकर खड़े हैं, दूसरी तरफ अमित आरती की थाली लिए। 3 बेटे नीचे फूलों की पंखुड़ियां बिछा रहे होते हैं और बाकी 3 डीजे पर नाचने में लगे होते हैं। भाभी का स्वागत है, जोरदार होना चाहिए।
नेहा दरवाजे पर खड़ी ये सब देखती है। उसके चेहरे पर हल्की हंसी भी होती है, लेकिन दिल में एक अजीब सा संकोच भी होता है। पापा जी, मम्मी जी कहाँ हैं? वो दिख नहीं रही। बेटा, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो शादी में भी जल्दी चली गई थी। ये सब तू छोड़ना बेटा। लेकिन वो मुझे शादी में भी नहीं मिली और फैमिली फोटो भी नहीं करवाई उन्होंने। कोई बात नहीं बेटा, तू इन सब बातों को छोड़, अपने गृह प्रवेश पर ध्यान दे। नेहा धीरे धीरे चावल का कलश गिराते हुए घर में कदम रखती है। मोहन जी आरती करते हैं, सब लोग ताली बजाते हैं और डीजे की आवाज तेज हो जाती है। बहू घर में आ गई, स्वागत है हमारी रानी का। नेहा अंदर आ जाती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल सास के बारे में बार बार घूम रहा था। अगली सुबह नेहा जल्दी उठकर हैवी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। घर में शांति होती है। धीरे धीरे एक एक करके सारे मर्द उठकर बाहर आने लगते हैं। सब आ गए, लेकिन मम्मी जी अभी तक नहीं आई। कोई जवाब नहीं देता। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। नेहा सोचती है कि शायद तबीयत ज्यादा खराब होगी। वो खुद कमरे से कमरे जाकर देखने लगती है। एक कमरा खाली, दूसरा कमरा खाली, पूरे घर में कहीं भी सांस नहीं होती है। मैंने सारा घर देख लिया, मम्मी जी कहीं नहीं है। नेहा सीधे मोहन जी के पास जाती है। पापा जी, मम्मी जी कहाँ हैं? बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, पहले वो कर ले। नेहा किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाती है, पर उसका मन बार बार उसी सवाल में उलझा रहता है। कुछ तो छुपाया जा रहा है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। नेहा सबको खाना परोसती है और फिर हिम्मत करके बोलती है, पापा जी, मुझे मम्मी के बारे में बताइए। जब भी मैं पूछती हूँ आप बात टाल देते हैं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मोहन जी समझ जाते हैं कि अब सच छुपाना मुश्किल है। मोहन जी धीरे धीरे उठते हैं और नेहा के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझसे और तेरे परिवार से झूठ बोला। इस घर में सब लोग हैं सिवाय तेरी सास के। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। तेरी सास की मौत 10 साल पहले हो गई थी। नेहा एकदम हैरान रह जाती है और आंखें फैल जाती हैं। पूरा घर एकदम शांत, सबके चेहरे पर दर्द और इमोशन। मोहन जी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो धीरे धीरे अतीत में खो जाते हैं। सालों पहले वही गांव खेतों के बीच मोहन और प्रीतम एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं। भाई, हमें याद रखना, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा यहीं रहेगा। तू जा, टेंशन मत लेना और भाभी का ध्यान रखना। शहर में नया जीवन शुरू होता है, लेकिन कमला, राघव की मां को अक्सर खांसी आने लगती है। धीरे धीरे खांसी बढ़ती जाती है और कभी कभी खून भी आने लगता है। एक दिन कमला डॉक्टर के पास जाती है। आपको टीबी की बीमारी है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कमला चुप हो जाती है, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताती। घर में सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। मोहन जी बिजनेस में, बच्चे अपनी नौकरी में। कमला हर दिन खांसती रहती है, लेकिन मुस्कुराकर सब छुपा लेती है। कमला, इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर के पास चलो। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। एक दिन अचानक कमला को तेज खून की उल्टी होने लगती है और पूरा घर घबरा जाता है और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। इनकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, ये टीबी का आखिरी स्टेज है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ ही समय बाद कमला हमेशा के लिए सबको छोड़कर चली जाती है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं चाहे कितना भी बिजी था, तुम्हारे लिए मेरे पास हमेशा समय था। मम्मी, आपने हमें इतना भी लायक नहीं समझा कि आप अपनी बीमारी हमें बता पाती। पूरा घर रो रहा था और उस दिन के बाद इस घर से माँ का साया हमेशा के लिए चला जाता है। मोहन जी की आवाज रुक जाती है, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। पूरा घर इमोशनल हो जाता है और नेहा भी ये सब सुनकर नम खड़ी रहती है। पापा जी, आपको मुझे ये सब पहले बता देना चाहिए था। किसी भी सच्चे रिश्ते की नींव झूठ पर नहीं रखी जाती। मोहन जी हाथ जोड़ लेते हैं। बेटा, मुझे माफ कर दे, ये गलती सिर्फ मेरी है। राघव ने तो मुझे मना किया था, लेकिन मैंने सोचा इतने रिश्ते पहले ही टूट चुके हैं, अगर तुझे भी सच्चाई पता चल गई तो तेरे माँ बाप भी मना कर देंगे। कम से कम आपको मेरे पापा पर भरोसा करना चाहिए था, वो आपके इतने पुराने दोस्त हैं। तू सही कह रही है बेटा, आई एम सॉरी। मोहन जी तुरंत फोन उठाते हैं और प्रीतम को कॉल करते हैं। प्रीतम भाई, मुझे माफ कर दे। तेरी भाभी की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन मैंने तुझसे झूठ बोला। कोई बात नहीं भाई, अब मेरी बेटी तेरे हवाले है, उसका खूब ध्यान रखना। तो फिक्र मत कर, मैं उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दूंगा। फोन कट जाता है। नेहा चुपचाप खड़ी होती है। उसके मन में कई सवाल और डर एक साथ उठ रहे होते हैं। इस घर में सास नहीं है, मैं क्या करूंगी? इतने सारे मर्द में कैसे संभालूंगी? अब यहाँ मेरी परवाह कौन करेगा? जहाँ माँ होती है वहीं परवाह होती है, यहाँ तो कोई नहीं है मुझे समझने वाला। नेहा की आंखों में डर साफ दिखता है। अगले 2-3 दिन नेहा घर में थोड़ी डरी सहमी रहती है। हर वक्त उसके मन में यही डर चलता है।
इतने सारे मर्दों के बीच में कैसे रहूंगी। वो कम बोलती है, चुपचाप अपना काम करती रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि यहाँ का माहौल वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसने सोचा था। एक दिन नेहा रसोई में अकेले खाना बना रही थी। गरम तवा, उबलती कढ़ाई और वो चुपचाप अपने काम में लगी होती है। तभी अचानक उसके 3 देवर और 3 मामा के बेटे किचन में आ जाते हैं। अरे भाभी, क्या कर रही हो अकेले अकेले? चलो हम भी आपकी मदद कर देते हैं। हमारी नाजुक सी भाभी अकेले कितना काम करेंगी। अरे नहीं नहीं, आप लोग रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे नहीं भाभी, हम आ गए हैं ना, तो काम बांटना पड़ेगा। देखते ही देखते पूरा किचन टीम वर्क में बदल जाता है। कोई सब्जी काट रहा है, कोई मसाले दे रहा है, कोई रोटियां बेल रहा है। भाभी, आज हमारी बनाई रोटी खाकर बताना गोल बनी है या नक्शा। सब हंस पड़ते हैं और नेहा भी पहली बार खुलकर मुस्कुरा देती है। ये लोग वैसे नहीं है जैसा मैंने सोचा था। अगली सुबह नेहा पूजा की थाली लेकर खड़ी है। घर में सारे मर्द लाइन में खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। आप सब? आज से ये घर तेरे हाथों से चलेगा बेटा। और हम सब तेरे असिस्टेंट हैं। नेहा सबको धूप देती है और प्रसाद भी। चलो सारे छोटे बच्चे नेहा के पैर छू लो। आज रोज ऐसा ही करना, तभी घर की तरक्की होगी। सारे देवर उसका आशीर्वाद लेते हैं। सास नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे माँ से भी ज्यादा प्यार मिल रहा है। अगले दिन नेहा घर में डस्टिंग कर रही होती है। तभी मोहन जी और दोनों चाचा भी आ जाते हैं। अरे बेटा, ये सब तू अकेले क्यों कर रही है? अरे इतना बड़ा घर है, कब तक अकेले करेगी? हम किस दिन काम आएंगे? फिर सब मिलकर काम करने लगते हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है। नेहा सोफे के कवर झाड़ रही होती है। नेहा बेटा, तू बैठ जा, आराम कर। घर का कोई भी काम नेहा को कभी अकेले नहीं करने दिया जाता है। कपड़े धोने में मदद, कपड़े छत पर सुखाने में मदद, हर जगह कोई ना कोई उसके साथ होता है। ये घर तो बिल्कुल अलग है। शाम को राघव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। पापा, आज मैं नेहा को डिनर पर लेकर जाऊंगा। हाँ बेटा, जरूर जाओ। मैं तो कब से कह रहा हूँ, अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम दो, जाओ घूम आओ। रात को एक खूबसूरत होटल, हल्की रोशनी, मोमबत्तियां और सुकून भरा माहौल। राघव ने पहले से ही कैंडल लाइट डिनर अरेंज कर रखा होता है। नेहा थोड़ी हैरान लेकिन बहुत खुश होती है। मुझे लगा था यहाँ कोई मुझे समझ नहीं पाएगा, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे घर की रानी बना दिया। ऐसा लगता है जैसे मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ। तुम घर में अकेली लड़की हो, तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो मिलेगा ही। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और नेहा के मन का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सास नहीं है, लेकिन ये पूरा घर ही मेरा सहारा है। अगली सुबह घर में हलचल शुरू हो चुकी होती है, लेकिन नेहा अपने कमरे से बाहर नहीं आती है। उसका चेहरा हल्का पीला और रात से बुखार के कारण वो कमजोर महसूस कर रही होती है। राघव अकेले ही हॉल में आता है। बेटा नेहा कहाँ है? पापा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे रात से बुखार है। ये सुनते ही पूरे घर के सारे मर्द एकदम घबरा जाते हैं और बिना सोचे बिना कुछ कहे नेहा के कमरे की तरफ भागते हैं। अरे चलो जल्दी, भाभी को देखे क्या हुआ। यार, रात से बुखार था, तूने हमें बताया भी नहीं। नेहा बिस्तर पर लेटी होती है। तभी सारे लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। देखो नेहा, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा भी बनाकर लाया हूँ। बेटा तूने हमें बताया क्यों नहीं? हम रात को ही तुझे डॉक्टर के पास ले जाते। पापा, इतनी चिंता की बात नहीं है, नॉर्मल सा फीवर है, ठीक हो जाएगा। लेकिन घर के सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई खिचड़ी बनाकर लाता है, कोई पनीर लेकर आता है, कोई नींबू पानी बनाकर देता है। भाभी, ये नींबू पानी पी लो। और ये खिचड़ी हमारी स्पेशल है, जल्दी ठीक हो जाओगी। सब लोग उसके आसपास बैठे रहते हैं, जैसे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तुम सब अपने अपने काम पर जाओ, मैं नेहा को संभाल लूंगा। धीरे धीरे सब लोग चले जाते हैं और मोहन जी नेहा के पास बैठ जाते हैं। वो धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगते हैं। पापा जी, रहने दीजिए, आपके हाथ दुख जाएंगे। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बेटा मुझे पता है, जब तुझे यह पता चला होगा कि इस घर में सास नहीं है तो तुझे जरूर लगा होगा कि यहाँ तेरी कोई परवाह नहीं करेगा। लेकिन सच ये है कि तू हमारे घर की लक्ष्मी है और इस लक्ष्मी को हम कभी खोना नहीं चाहते। इस घर का हर इंसान तुझसे बहुत प्यार करता है। कभी ये मत सोचना कि सास नहीं है तो तेरी वैल्यू कम है। तेरी वैल्यू हमारे दिलों में सबसे ज्यादा है। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पापा, आप सब बहुत अच्छे हो, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। अगले दिन नेहा ठीक होकर घर के गेट पर खड़ी होती है, इधर उधर देख रही होती है और चक्कर लगा रही होती है। कब आएंगे राघव? मुझे शॉपिंग पर जाना है। तभी उसके चारों देवर जिम से लौटते हैं। अरे क्या हुआ भाभी, गेट पर क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, राघव का इंतजार कर रही हूँ, मुझे शॉपिंग पर जाना था। अरे भाभी, आपके देवर किस दिन काम आएंगे? अरे चलो हम अभी लेकर चलते हैं। आप लोग जिम से आए हो, थक गए होगे, आप रेस्ट कर लो।
भाभी कैसी बात कर दी आपने, चलो अभी चलते हैं। सभी उसे शॉपिंग पर ले जाते हैं, उसे सुंदर सुंदर साड़ियां दिलाते हैं, मॉल मार्केट हर जगह घुमाते हैं। भाभी यहाँ की सबसे स्पेशल टिक्की मिलती है, चलो खिलाते हैं। सब मिलकर हंसते हैं, मस्ती करते हैं। धीरे धीरे नेहा भी घर वालों के साथ बहुत खुश रहने लगती है। अपने ससुराल में वो हर रोज खूबसूरत साड़ियां पहनती है, आत्मविश्वास से चलती है, चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। रात को राघव ऑफिस से घर लौटता है, उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बैग होता है। नेहा कमरे में उसका इंतजार कर रही होती है। नेहा तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मेरे लिए? नेहा जैसे गिफ्ट खोलती है, अंदर एक बहुत ही सुंदर शॉर्ट ड्रेस होती है। ड्रेस तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इसे कब पहनूंगी? सबके सामने तो मुझे शर्म आती है। इतनी टेंशन मत लो, यहाँ तुम्हें कोई जज नहीं करेगा। अगली सुबह नेहा और राघव बालकनी में बैठे होते हैं, हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। नेहा मैं सोच रहा था हमारा हनीमून भी नहीं हो पाया, चलो एक छोटी सी ट्रिप पर चलते हैं, बस 2 दिन के लिए। लेकिन आपने घर में किसी को बताया भी नहीं। जब मैं बता दूंगा तब चल देंगे, तुम बस तैयार हो जाओ, पैकिंग करके रखो। अगली सुबह दोनों बैग पैक करके तैयार खड़े होते हैं। नेहा धीरे धीरे वही शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती है, लेकिन चेहरे पर झिझक साफ दिखाई देती है। मैं ऐसे सबके सामने नहीं जा सकती। अरे चलो भी, कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसी ही नेहा बाहर आती है, सबकी नजरें उस पर जाती हैं, वो थोड़ा शर्मा जाती है। बेटा तुझे यहाँ शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जैसे कपड़े पहनने हैं पहन, जैसा खाना है खा, जैसे रहना है रह। यहाँ तुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तुझे कभी नहीं रोकेंगे। नेहा ये सुनकर भावुक हो जाती है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास आ जाता है। नेहा झुककर मोहन जी के पैर छूती है। आशीर्वाद दीजिए पापा। खुश रहो बेटा। फिर वो चाचाओं के भी पैर छूती है, सब उसे प्यार और आशीर्वाद देते हैं। नेहा और राघव फ्लाइट में बैठते हैं। नेहा खिड़की से बाहर देखती है, बादलों के बीच उड़ते हुए। उसके चेहरे पर खुशी और सुकून होता है। पेरिस की खूबसूरत गलियां, रोशनी और रोमांटिक माहौल होता है। राघव नेहा की ढेर सारी फोटो क्लिक कर रहा होता है। नेहा एक स्माइल और। बस करो, कितनी फोटो लोगे? अपने साथ भी ले लो, मैं अकेले थोड़ी ना आई हूँ यहाँ पर। बीच बीच में घर से वीडियो कॉल आते रहते हैं। भाभी मजे कर रही हो ना? हमें भूल तो नहीं गई? बेटा खुश रहना, अपना ध्यान रखना। नेहा सबको अपनी फोटो भेजती है और सब मुस्कुराते हुए बातें करते हैं। उसके दिल में एक ही एहसास होता है, मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। अगली सुबह बड़े से ड्राइंग रूम में घर के सारे मर्द बैठे होते हैं। माहौल थोड़ा सीरियस होता है, किसी जरूरी बात पर चर्चा चल रही होती है। नेहा बेटा इधर आओ, एक जरूरी बात हो रही है। नेहा किचन से बाहर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है। पापा मुझे पता है आप लोग गाड़ी के बारे में बात करें, आप लोग कर लीजिए, इसमें मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। अरे बेटा तू इस घर की फाइनेंस मिनिस्टर है, जो भी पैसे खर्च होंगे वो तेरी रजामंदी के बाद ही होंगे। तू हाँ करेगी तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नेहा थोड़ी हैरान लेकिन खुश भी होती है। अच्छा पापा जी बताइए फिर। बेटा हम पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं और नई खरीदने का सोच रहे हैं, तुझे कैसा लगता है? पापा जी जैसा आपको सही लगे, मुझे मंजूर है। पूरा परिवार शोरूम पहुंचता है। नई चमचमाती गाड़ी सामने खड़ी होती है। नेहा बेटा रिबन तू काटेगी। नेहा रिबन काटती है, सब लोग ताली बजाते हैं, फिर केक कटता है, पटाखे फूटते हैं, पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। राघव गाड़ी तो आपकी है, आप भी आइए ना। पापा जी आप भी आओ। हमारी है और सबसे पहले हक तुम्हारा है। रात को राघव कमरे में आता है और नेहा को एक सुंदर सा डिब्बा देता है। नेहा उसे खोलती है। ये डायमंड नेकलेस, थैंक यू सो मच राघव, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, बहुत महंगा है। तुम्हारे सामने इन सब चीजों की कोई कीमत नहीं है। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो यहाँ रानी जैसा जीवन जी रही हूँ। अगले दिन नेहा गार्डन में बैठी होती है, तभी बाहर कुछ औरतें खड़ी बातें कर रही होती हैं। ये नेहा बेचारी सास बिना ससुराल में कैसे रह रही होगी, एक मर्द तो हमसे संभलता नहीं, ये 10-10 मर्द कैसे संभाल रही है। नेहा गुस्से में गेट खोलकर बाहर आती है। आंटी पहली बात तो जब किसी की चुगली करते हैं तो उसके सामने नहीं करते, और दूसरी बात मेरे ससुराल वाले आपसे कई गुना अच्छे हैं, आप अपनी बहू को अच्छे से रख नहीं पा रही हैं और दूसरों को जज कर रही हो। मेरा परिवार मेरा बहुत ध्यान रखता है, आपको उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब औरतें चुप हो जाती हैं। अगले दिन राघव और देवर नेहा को शॉपिंग पर ले जाते हैं। भाभी ये गाउन तो बहुत सुंदर है, इसमें तो आप एकदम प्रिंसेस लगोगी। हाँ मुझे भी यही सही लग रहा है, आज पार्टी में सिर्फ नेहा ही चमकेगी। आपकी पसंद मेरी पसंद। रात को सब लोग एक बड़ी पार्टी में जाते हैं। रोशनी, म्यूजिक और लोग होते हैं। नेहा की एंट्री होती है। खूबसूरत गाउन में राघव पीछे से उसका गाउन संभाल रहा होता है। सबकी नजरें बस नेहा पर होती हैं। देखो कैसे अपने पति को जोरू का गुलाम बना रखा है।
नेहा ये सुन लेती है और तुरंत पलटकर जवाब देती है। मेरे परिवार के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और जो प्यार करता है वो कभी छोटा नहीं होता। सब औरतें चुप हो जाती हैं और नेहा आत्मविश्वास के साथ राघव के साथ आगे बढ़ जाती है। पार्टी में सब लोग नेहा की ही तारीफ कर रहे होते हैं। घर आकर सब अपने कमरों में जाने वाले होते हैं। नेहा बेटा 1 मिनट रुक। मोहन जी अंदर से बड़ा नारियल लाते हैं और नेहा की नजर उतारते हैं। पापा जी इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी बेटा, वो सब लोग मेरी बहू की ही तारीफ कर रहे थे और वैसे भी बहुत नजर लगती है लोगों की। एक दिन अचानक गांव में काले बादल, तेज गरज और मूसलाधार बारिश। नेहा के गांव में हालात बेकाबू हो चुके होते हैं। पानी धीरे धीरे बढ़ता है और देखते ही देखते बाढ़ का रूप ले लेता है। कच्चे घर गिरने लगते हैं। लोग अपने सामान बचाने की कोशिश में इधर उधर भाग रहे होते हैं। इसी अफरा तफरी में प्रीतम जी का घर भी ढह जाता है। मधुबाला और प्रीतम किसी तरह बाहर निकलते हैं। पूरी तरह टूट चुके होते हैं। कांपते हाथों से प्रीतम जी फोन मिलाते हैं। मोहन भाई, यहाँ सब तहस नहस हो गया। हमारा घर उजड़ गया। हम बहुत मुसीबत में हैं, थोड़ी मदद कर दो। अरे तू चिंता मत कर, मैं अभी आता हूँ। रात के 12 बजे घर में सब सोने जा रहे होते हैं। मोहन जी जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं। पापा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। राघव भी उनके पीछे आता है। पापा मुझे तो बताइए क्या हुआ? बेटा नेहा के मम्मी पापा के पास जा रहा हूँ। वहां बाढ़ आ गई है, उनका घर उजड़ गया है। लेकिन नेहा को मत बताना, उसे बहुत टेंशन हो जाएगी। उसके पापा ने मना किया है। पापा आप टेंशन मत लो, मैं भी चलता हूँ और अपने दोस्तों को भी बुलाता हूँ। हम सब मिलकर वहां सबकी मदद करेंगे। दोनों तुरंत निकल जाते हैं। इधर नेहा कमरे में बेचैन हो जाती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है। वो राघव को फोन करती है लेकिन कॉल नहीं उठती। आखिर क्या हुआ है? कुछ देर बाद मैसेज आता है। नेहा मैं घर आकर बताऊंगा। नेहा पूरी रात चिंता में बिताती है। अगली सुबह राघव घर आता है। कहाँ थे आप? क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम था, थोड़ी इमरजेंसी थी। नेहा को थोड़ा शक होता है लेकिन वो चुप रह जाती है। अगले कुछ दिनों में मोहन जी और राघव चुपके चुपके सब संभाल लेते हैं। नेहा के माता पिता के लिए नया पक्का घर खरीदते हैं। घर में सारा सामान लगवाते हैं। राशन भी भरवा देते हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तू नहीं होता तो हम तो बर्बाद हो जाते। अरे कैसी बात कर रहा है तू? सिर्फ नेहा का पिता नहीं, मेरा बचपन का भाई भी है। मैं अगर तेरी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? कुछ दिन बाद नेहा को अपने मायके की बहुत याद आती है। राघव मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे अपने घर जाना है। मुझे मम्मी पापा से मिलना है। अच्छा ठीक है, चलो आज ही चलते हैं। राघव नेहा को गाड़ी में बिठाकर लेकर जाता है। नेहा खिड़की से बाहर देखते हुए रास्ते को पहचानने की कोशिश करती है। अचानक उसे कुछ अजीब लगता है। ये रास्ता तो मेरे घर का नहीं है। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे बैठी रहो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ही लेकर जा रहा हूँ। नेहा के चेहरे पर कंफ्यूजन होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। राघव की गाड़ी एक बड़े सुंदर पक्के घर के सामने वो रोक देता है। हरा भरा गार्डन, साफ सुथरा आंगन और एक सुकून भरा माहौल होता है। नेहा हैरानी से बाहर देखती है। राघव ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हो? अरे आओ अंदर जाकर देखो। नेहा धीरे गेट खोलकर अंदर जाती है और जैसे उसकी नजर गार्डन पर पड़ती है वो वहीं ठहर जाती है। सामने उसके पापा अखबार पढ़ रहे हैं और उसकी माँ चाय पी रही होती है। मम्मी पापा। नेहा दौड़कर उनके पास जाती है। ये किसका घर है? आप यहाँ कैसे? बेटा बैठ, मैं तुझे सब बताता हूँ। गांव में बाढ़ आ गई थी, हमारा घर उजड़ गया था। सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। हमने तुझे इसलिए नहीं बताया, तू बचपन से ही बहुत तकलीफें देख चुकी है। अगर तुझे ये पता चलता तो तू बहुत परेशान हो जाती। हाँ बेटा, हमने तेरे ससुर से सिर्फ इतना कहा था कि कुछ दिनों के लिए रहने को जगह दिला दे, लेकिन उन्होंने तो ये पूरा घर हमारे नाम कर दिया। और तेरे चाचाओं ने घर में राशन भरवा दिया। राघव ने भी हर चीज में हमारी मदद की। हमें एक ऐसी जिंदगी दे दी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। नेहा ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। पापा आपने मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में की है। भले ही वो सास बिना ससुराल है, लेकिन मुझे वहां रानी की तरह रखा जाता है। अगर मुझे हल्की सी भी तकलीफ होती है तो पूरा घर मेरी चिंता में खड़ा हो जाता है। बेटा हम चाहकर भी तेरे लिए ऐसा घर और लड़का नहीं ढूंढ पाते। अगर मोहन भाई हमारे पास खुद नहीं आते तो। माता पिता उसे गले लगा लेते हैं। तीनों की आंखों में खुशी और सुकून के आंसू होते हैं। शाम को नेहा अपने ससुराल लौटती है। ड्राइंग रूम में सभी लोग बैठे होते हैं। नेहा दौड़कर सीधे मोहन जी के गले लग जाती है। पापा जी थैंक यू सो मच। आप सिर्फ मेरे ससुर नहीं, मेरे पापा हो। मैं आपको अपने पापा जितना ही सम्मान देती हूँ। अरे बेटा क्या हुआ? तो इतनी रो क्यों रही है? पापा मुझे सब पता चल गया।
आपने मेरे पीछे से मेरे मम्मी पापा के लिए इतना सब किया। आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आप सब में मेरी जान बसती है। बेटा, भले ही ये सास बिना ससुराल है, लेकिन तू इस घर की रानी है। और हमारी लक्ष्मी भी। और भाई इस घर की सबसे कीमती इंसान। सभी लोग नेहा को गले लगा लेते हैं। पूरा घर प्यार और खुशी से भर जाता है। क्या सच में एक सास का होना ही बहू के लिए जरूरी है, या फिर प्यार, सम्मान और अपनापन ही किसी भी ससुराल को घर बनाता है?